नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट आर्टिकल रहेगा द डिजिटल रूपी। बजट में जो बात कही गई है कि सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, उस पर काम भी चल रहा है। उसके बारे में हमने पहले भी न्यूज़ कई बार डिस्कस की है, तो यहाँ पर उसमें क्या प्लस हैं, क्या कंसर्न्स हैं, वो जानेंगे। इसके आगे एक आर्टिकल ये वाला देखेंगे, ट्रायस्ट विद अनरीजन। बोले अभी आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया गया और उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि अभी इंडियन सिविलाइजेशन है वो यहीं का परमानेंट है। दैट मीन्स आर्यन इन्वेजन नहीं किया गया था, आर्यंस जो है बोले यहीं के परमानेंट है। तो बोले ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करती है कि आप सूडो साइंस के बेसिस पे साइंटिफिक लॉजिक्स को कैसे डिस्कार्ड कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत इस पे हम नज़र डालेंगे, एजुकेशन पे भी। इसके अलावा जो बचा हुआ जितना भी पोर्शन है वो सारा बजट से रिलेटेड है। एक तो अनपैकिंग ग्रोथ है, इधर इधर आप देख सकते हो गेटिंग द फिस्कल स्टोरी राइट, और या फिर नीचे देख सकते हो द इनइक्वालिटी ड्रैग। तो ये सारे आर्टिकल्स पे एक बार छोटे छोटे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इनसे, ठीक है। और एक आर्टिकल यहाँ पर है अपॉइंटमेंट्स को लेकर के कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के जो अभी गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं, तो एक बार इस पर भी नज़र डाल लेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ थीम्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन। फर्स्ट है द डिजिटल रूपी। देखो, यूनियन बजट 2022-23 में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने इंडिया की खुद की एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाने वाली डिजिटल करेंसी के बारे में बोला कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में हम इस तरीके से कोई काम करने वाले हैं। तो इसमें देखो कि आरबीआई के ऑफिशियल्स ने भी ये बात कही है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक बार इस करेंसी को लॉन्च किया जाएगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अम्ब्रेला टर्म है एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो ऐसा कोई इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा, और भी दूसरे कंट्रीज है जो भी इसी तरीके के सिमिलर स्टेप्स उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2020 की बात करें तो बहामास का जो सेंट्रल बैंक है उसने तो ऑलरेडी इस तरीके की डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रहा है वो लॉन्च भी कर दी है। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का जो तरीके हैं, या फिर वाकई में क्या यूज़फुलनेस हो सकती है डिजिटल करेंसी की, है ना, या फिर जो डिजिटल करेंसी की जो वैल्यू है उसको हम कितना और ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर पाएंगे, उनके लिए अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में जापान, चाइना, सिंगापुर, स्वीडन ये भी लगे हुए हैं लाइन में, ठीक है। तो सवाल क्या है कि अभी हमारे पास में यूज़ करते हैं करेंसी, उसको बोलते हैं फिएट करेंसी। अब उस फिएट करेंसी में एक क्वालिटी क्या है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिजिकल एक्सेस करने वाला, जो एक जैसे मान लो करेंसी, जैसे हम यूज़ करते हैं नोट यूज़ कर लेते हैं, कॉइन यूज़ कर लेते हैं, राइट। बट डिजिटल करेंसी जो होगी ना वो केवल और केवल वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे ही चलेगी। ये एक मेन डिफरेंस मुझे समझ में आया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ही काम होगा। अब आप मानो कि आपने अभी, जैसे आपके अकाउंट में पैसा है, आपको भी कई बार होता होगा कन्फ्यूज़न कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा है, हमने फ़ोन पे यूज़ किया, यूपीआई यूज़ किया, तो ये भी तो हम डिजिटली यूज़ कर रहे हैं, पर इसको हम डिजिटल करेंसी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। ये बेसिकली इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इसका हम कन्वर्जन फिजिकल करेंसी में कर सकते हैं। अब डिजिटल करेंसी अगर लॉन्च हो जाएगी तो उसके कन्वर्जन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ना ही उसको कन्वर्ट होना अलाउ करेगा आरबीआई, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। इसके अलावा यूएसए के फेडरल रिजर्व ने भी एक अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की है कि क्या कॉस्ट है, मतलब क्या नुकसान हो सकते हैं अगर डिजिटल करेंसी या फिर डिजिटल डॉलर अगर यूएसए का फेडरल रिजर्व लॉन्च करता है, और क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से ये देखो, जब से क्रिप्टो करेंसी या फिर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एक रेलेवेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना, इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ की जो सॉवरेंस हैं, है ना, उनके दिमाग में एक ही आ रहा है कि क्या किया जाए जिससे कि हम भी इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका हम बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि नहीं तो ये क्रिप्टो करेंसीज लगातार चैलेंज क्रिएट कर रही हैं जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो एक लीगल टेंडर के तौर पे जो करेंसी लॉन्च की जा रही है उसके लिए। तो देखने वाली बात है कि देखो बेनिफिट्स तो क्या क्या हैं। इसके लिए हम देखें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फ़ायदा क्या क्या दे सकती है। नंबर 1, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत स्पीड से हो पाएगा। आपको पता है जिस तरीके से आजकल स्मार्टफोन्स का इनका जो पेनिट्रेशन बढ़ा है,
इंटरनेट का यूज बढ़ने लगा है हमारे देश में, आधार कार्ड देख लो, जनधन अकाउंट खुलवा दिए, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा लोगों का लेन देन होने लग गया है ऑनलाइन। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन लेन देन में अगर मान लो किसी को भी उधार की ज़रूरत है ना, अगर क्रेडिट की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, छोटा मोटा कोई बिजनेस करना है, तो उसको यूँ बार बार भागना नहीं पड़ता इधर उधर। बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे डिजिटल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लोन अवेलेबल करा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो कि किसी के पास में एक्सेस में पड़ा पैसा वो एफडी में डालना चाहता है या किसी और में, तो पेटीएम जैसे बैंक अकाउंट खुलवा करके उसमें पैसा डाल दो आप। या फिर डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया, जो फॉर्मल सेक्टर है जिसमें हमारा लेन देन हो पैसे का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन मिले तो वो फ़ायदा रहे। नहीं तो मनी लेंडर के पास में जाते हैं, ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। तो एक तो होगा एक्सेलरेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होंगे उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, लेन देन अगर एक छोटे से क्लिक के बेसिस पे हो जाता है लेन देन, तो कितना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये मैं बता रहा हूँ, आप जो एक्सपीरियंस करते हो उसी चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं डिजिटल करेंसी के सेगमेंट में, ठीक है ना। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, आज अगर कोई लेन देन हो रहा है, कोई भी ट्रेड हो रहा है, कोई भी सर्विस एक्सचेंज हो रहा है, जैसे आपको पता है सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री की, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, सॉफ्टवेयर बना इंडिया में, एक्सपोर्ट कर दिया यूएसए में, यूएसए ने फिर इस सॉफ्टवेयर को बेचना शुरू कर दिया थ्रू आउट वर्ल्ड। तो इस केस में इंडियंस को जो रेमिटेंस मिलनी है वो अगर डॉलर्स के फॉर्म में आती है, तो वो कन्वर्जन में फिर वहाँ पर ये ना हो कि फिजिकल करेंसी को कैसे कन्वर्ट करे क्या नहीं, तो कन्वर्जन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर वो, है ना। एक स्पीडी कन्वर्जन होगा तो इससे कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम के तौर पे भी डेवलपमेंट आएगा। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक के हाथ में एक और हथियार लग जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे अभी आपको पता है कोविड की वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आया और मॉनेटरी पॉलिसी को अकोमोडेटिव बना के रखना पड़ा सेंट्रल बैंक को। अब बैंक जो है मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना चाहता है, तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेट्स इनको राइज करेगा। अब सवाल ये है कि मार्केट से पैसा जो आएगा रिटर्न बैंक के पास में, उसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो जबकि दूसरी तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर ये पूरा सिस्टम हो, तो उस केस में बैंक के पास में क्या ऑप्शन रहता है, इंटरेस्ट रेट राइज की, तो मतलब थोड़े एक दिन के अंदर अंदर ही आप देख सकते हो कि बहुत सारी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करना, दोनों पॉसिबल हो पाएगा। अब साथ में सारा लेन देन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो जाएगा, तो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जो है, मतलब 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करना, ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं ख़त्म करी जा सकती है। तो ये तो देखो सारी सिल्वर की सिल्वर लाइन से पॉजिटिव है, पर इसका फ्लिप साइड भी हमें समझना होगा, रिस्क भी कम नहीं है। क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आज आपको पता है साइबर सिक्योरिटी का कितना बड़ा इशू है, हमें अपने आप को सिक्योर करना होगा। दूसरा, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए भी हमारा कुछ ना कुछ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको, बैंकिंग सिस्टम को। अब बैंकिंग सिस्टम को अगर इनकम थोड़ी कम हुई, क्योंकि सारे के सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गए, इनको प्रमोट करने के लिए अगर कुछ फैसिलिटीज़ दी गई, तो वहाँ पर बैंकों के पास में अगर इनकम अच्छी नहीं हुई ना, तो उस केस में फिर बाद में वो रिटेल जो अकाउंट होंगे उनके ऊपर इंटरेस्ट देने में सक्षम ना हो, ये अपने आप में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कि कब कौन सी है। अब वही बात है कि आज जिस तरीके से हम बात करें कि भाई इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत आया, पर जैसे ही यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट राइज करने की बात की, तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर अगर डिजिटल करेंसी बेसिस पे ही अगर ये इन्वेस्टमेंट आया हुआ होता, तो कितना ज़्यादा पैसा सेकंडों में निकल जाता, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी बहुत बन जाएगी मार्केट में, ठीक है। दूसरा, डिपॉजिटर्स हैं, जैसे हम लोग जो हमारे अकाउंट में पैसा सेव करते हैं, तो अकाउंट से अगर डिजिटल करेंसी के ऊपर बेसिस ऑपरेट हम करेंगे, तो हम जल्दी से, अगर हमें कॉमर्शियल बैंक में अगर अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है पैसा डालने के बाद में, तो बैंक रन होने का डर हो जाएगा। मान लो किसी बैंक के खिलाफ में एक ऐसा माहौल बन गया कि ये बैंक तो बर्बाद होने वाला है, तो उस बैंक वाले जो लोग हैं वो सारे एक साथ पैसा निकाल लेंगे और किसी दूसरे बैंक में डाल देंगे, कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये अचानक से मुश्किलें पैदा कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं और कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, इनको सोच समझ करके आगे चलना होगा। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है टी रविशंकर, उनका कहना है कि सरकार, सेंट्रल बैंक है ना, वो
फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहा है। दैट मीन्स पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा ओपन अप किया जाएगा डिजिटल करेंसी को, कि जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको समझा जा सके। अगर ज़्यादा रिस्क है तो फिर हम थोड़ा सा अगर बैकफिट पे भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और यही यहाँ पर एडिटर बोल रहे हैं कि देखो, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना भी है कि इसके बेनिफिट्स हैं बेशक, पर वही चीज़ है, चैलेंजेस भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन चैलेंजेस को, प्रोज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, सरकार को भी, सेंट्रल बैंक को भी। केयरफुली हमें आगे चलने की ज़रूरत है। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते इन चीज़ों में, सोच समझ करके आगे चले तो ठीक है। नहीं, अगर इकोनॉमिक डिसरप्शन अगर आ गया है और वो भी करेंसी सेगमेंट में, तो वो थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देगा। फिएट करेंसी क्या होती है? ये जो करेंसी होगी डिजिटल करेंसी, ये भी एक तरीके की फिएट करेंसी होगी। फिएट करेंसी क्या होती है? देखो, जब एक कोई भी करेंसी, नोट या कोई भी आप चीज़ इशू कर रहे हो, तो उसकी जो फेस वैल्यू है उसके कंपैरिजन में उसकी जो बनने में लागत आई है वो अगर कम हो तो उसको फिएट करेंसी बोल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एक कॉइन है मान लो, या 10 रुपए का नोट है। अब रुपए तो 10 लिख दिए उस पर मान लो उसको बनाने में सिर्फ 2 रुपए लगे, तो इस केस में क्या हो गया? इसकी, इस नोट की फेस वैल्यू तो है 10 रुपए, पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? सिर्फ 2 रुपए। तो इस तरीके से सरकार के ऊपर लोड कम आता है। तो ऐसी करेंसीज बोलते हैं फिएट करेंसी। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू जस्ट लेट गो। देखो, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अभी एक अलग ही तरीके का करप्शन देखने को मिला है। वो ऐसा कि जिन लोगों के हाथ में कमान थी उन लोगों ने अपने ही रिश्तेदारों को नेपोटिज्म को प्रमोट करते हुए एक लाइफ टाइम मेंबर्स बना दिया। किसका? इस यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का। अब देखो, हमारे यहाँ पर रिटायरमेंट का भी एक प्रोविज़न होता है, विड्रॉवल का भी कोई प्रोविज़न होता है, या अगर हम आश्रम व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ पर वानप्रस्थ व्यवस्था जो है, वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें क्या होता है कि जो डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इससे एक ह्यूमन अपने आप को विड्रॉ कर लेता है और जंगल में चला जाता है। दैट मीन्स एकदम संत बन जाता है कि भाई मुझे अब कोई लेन देन नहीं है, पर हाँ मेरे पास में एक्सपीरियंस है, कभी मेरे एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो तो आओ मेरे पास में, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। तो ये जो वानप्रस्थ की व्यवस्था है, या रिटायरमेंट के जो प्रोविज़न है, या फिर जो मटीरियल वर्ल्ड है उसको त्यागने से पहले का जो प्रोसेस होता है, जिसमें इंसान अपना लगाव थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करता है, बोलो उन चीज़ों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने, कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में फैमिली मेंबर्स को परमानेंट लाइफ मेंबर बना दिए, लाइफ टाइम मेंबर बना दिया। और ये चीज़ कब निकल के आई? जब कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला के ब्रदर, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट, ठीक है, इसके अलावा अकरम सैफ, ठीक है, उनको भी अपॉइंट किया गया लाइफ टाइम मेंबर के तौर पे। बोले ये चीज़ें क्या शो कर रही है? हमारे यहाँ पर एक ये ट्रेंड चल चुका है कि एक बार अगर ज़िंदगी में आप अपॉइंटमेंट ले लो तो फिर बाद में उसको आप छोड़ना नहीं चाहते। ये देखा जाता है ज़्यादातर पॉलिटिक्स में। आज अगर सरकारी नौकरी या कहीं पर भी हम देखें तो कौन चाहता है जी कि एक बार अपॉइंटमेंट हो गई, मैं जब तक जीऊँ तब तक मैं मेरा काम करता रहूँ, है ना? हर कोई चाहता है सरकार से पैसे उठाना या फिर जो भी काम है उसको लाइफ टाइम करना, कि मेरे को बार बार स्विच ना करना पड़े। पर सवाल ये है, जो यंग ब्लड है, जिसके दिमाग में बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, बहुत एनर्जी है, उसके लिए फिर स्पेस कैसे क्रिएट होगा? कैसे हमारी इकोनॉमी, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? तो जो कैपेबल एनफ चिल्ड्रन हैं उनको अगर आपने सही पोजीशन पे सही टाइम पे नहीं पहुंचाया, इसका मतलब आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं उठाया। तो बोला एक टाइम पे रिटायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्गदर्शक बन जाना चाहिए एक टाइम के बाद में हर एक इंडिविजुअल को, क्योंकि उनके पास में बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होता है। उस टाइम पर अगर वो लगातार केवल एक ही चीज़ में अपने पॉकेट्स को या फिर अपने करियर को सेट करने में लगे रहेंगे तो फिर वो जवान बच्चे हैं उनका क्या? ठीक है, इस चीज़ को लेकर के तो कार्ल मार्क्स ने भी अपना ओपिनियन दिया था। कार्ल मार्क्स बेशक कैपिटलिस्ट फ्री एंटरप्राइजेस चाहते थे। दैट मीन्स कि कैसे भी करके जो पैसे के लिए प्राइवेट सेक्टर का जो होता है ना, मुनाफा कमाने के लिए, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कार्ल मार्क्स, क्योंकि इनका ये कहना था कि जिनके पास में पावर है वो पावरलेस लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो ये मानना था। पर दूसरी तरफ इनका ये भी कहना था कि कहीं पर भी अगर फैमिली या फिर नेपोटिज्म के नाम पर अगर कोई भी परमानेंट किसी एंटरप्राइजेस के ऊपर अगर अपना पावर चलाना चाहे तो वो उससे भी ज़्यादा गलत है।
दैट मीन्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी से भी ज़्यादा खतरनाक बताया था कार्ल मार्क्स ने एक फैमिली का किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगातार पकड़ बनाए रखना। बोले ये चीज़ तो उस इंस्टीट्यूशन को वीकर कर देगी, और एक तरीके से ये दूसरे तरीके का कैपिटलिज्म हो गया जहां पर एक फैमिली की डोमिनेंस चल रही है। तो बोले ये भी बात ठीक नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को इग्नोर किया था। तो यूपीसीए में जो अभी पकड़ में आई है इंसिडेंट, या फिर जहाँ कहीं भी ऐसा कंटिन्यू हो रहा है ऐसा वर्क कल्चर, बोलो वो रुकना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अभी सामने आई है कि अपने ही रिश्तेदारों को लाइफ मेंबर बना करके बिठाया हुआ है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये बीसीसीआई में इनमें भी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रायस्ट विद अनरीजन। देखो इस आर्टिकल को लिखा गया है शोभित महाजन के द्वारा, और इस आर्टिकल में हमारा मेन फोकस है कि एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ भी है, या फिर जिनको हम रोल मॉडल बोलते हैं, उन रोल मॉडल्स को कैसे पब्लिक डोमेन में अपनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अभी मुद्दा क्या है पहले वो समझो कि अभी आईआईटी के डायरेक्टर, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर ने ये कहा कि भगवत गीता के हिसाब से मंत्र उच्चारण करते हुए मैं जो भूत होते हैं, घोस्ट है ना, उनके साथ में मेरी बातचीत होती रहती है। मतलब उनके साथ में मैं कॉन्वर्सेशन ये इस्टेब्लिश कर लेता हूँ। इस तरीके की इन्होंने एक तो वीडियो डाली। इसके अलावा इनका ये मतलब कुछ स्कॉलर्स का, या फिर जो आईआईटीज़ जो कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस तरीके से इनमें रिसर्च होती है टेक्नोलॉजिकल, उसके हिसाब से ज़्यादा जानी जाती है, जस्ट उसके उलट ये बताना चाह रहे राइटर कि वहाँ से इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं कि आर्यंस ने इन्वेड नहीं किया था इंडिया को। आर्यावर्ष में जो भारतवर्ष है, आर्यंस यहीं के हैं परमानेंट। जबकि राइटर का ये कहना है कि भाई जितनी भी थ्योरीज अवेलेबल है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं, रिसर्च पूरी हो चुकी है, और अलग अलग स्कॉलर्स ने इस चीज़ को माना भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन पे थी, तब आर्यंस ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ से आते हुए इन्वेड किया था, और उसके बाद में यहाँ पर वैदिक कल्चर है वो कंटिन्यू हो पाई थी। इसका मतलब आर्यंस का इन्वेजन हुआ, ऐसा हर किसी ने माना है। बट यहाँ पर अभी जो कुछ जैसे आईआईटी के ये जो अभी मतलब आईआईटी के जो स्कॉलर्स हैं, आईआईटीज़ में जो काम कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट ये आता है कि जी बिल्कुल भी नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलली या फिर उसके साथ साथ में ही वैदिक कल्चर है वो कंटिन्यू कर रहा था। तो इस तरीके के बोला स्टेटमेंट है, बोला इन्वेड नहीं किया था आर्यंस ने, और भारतवर्ष में के इंडिजीनस लोग हैं, दैट मीन्स यहीं के लोकल्स हैं, बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। तो इस चीज़ को लेकर के अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निकल रहा है कि एक साइंटिफिक टेम्पर को प्रोमोट करना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनमें सीधा सा लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है। साथ में डीपीएसपी में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइंटिफिक रिसर्च और इनको एक्सपेंड करना है, जिससे कि हमारी सोसाइटी और कंट्री में वेलफेयर को हम इम्प्रूव कर सकें। तो इस चीज़ में पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपका जो प्राइवेट डोमेन है, आप अकेले क्या सोचते हो, मेरा क्या सोचना है, अलग अलग एक एक बंदे का अपने प्राइवेट डोमेन में क्या सोचना है, वो बात अलग है। बट जब आप उन चीज़ों को दूसरे लोगों पर थोपना शुरू कर देते हो, वो बोला मुश्किलें पैदा कर देता है। जैसे लास्ट में एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है, यहाँ पर सीधा बताते हैं कि सोलर एक्लिप्स की बात है। जैसे एक साइंटिस्ट थे, है ना, एक साइंटिस्ट, उनका ये मानना है कि, और आप भी देखते होंगे अपने घरों में, कि जब भी सूर्य ग्रहण हो जाता है तो उसके बाद में जो बचा हुआ, सूर्य ग्रहण से पहले का जो बचा हुआ खाना, उसको हम बाद में नहीं खाते, उसको यूँ मान लेते हैं कि ये बासी हो गया, ये खराब हो गया, उसको हम फेंक देते हैं या फिर गाय को या किसी को, या मतलब खिला देते हैं किसी जानवर को। ठीक है, तो मुंबई के एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। तो बोले ये उनका प्राइवेट डोमेन था, उनका सोचना है, पर इस चीज़ को आप किसी दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं या कोई दूसरा जो सिनेरियो में काम करने वाले जो लोग हैं, उन पर अगर आप थोपोगे तो बोलो वो चीज़ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइवेट्स, अब सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए, ये आर्टिकल हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। क्योंकि सवाल क्या बनता है कि एक इंडिविजुअल है, वो प्राइवेट डोमेन में क्या कर रहा है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि अपने घर पे जाता है, शराब पीता है बहुत ज़्यादा, और पर जबकि पब्लिक डोमेन में आकर के वो काम करता है बहुत अच्छे से,
है ना, सिविल सर्वेंट के तौर पे बढ़िया काम कर रहा है, तो आप उसके साथ में कैसे रिलेशंस रखोगे? तो एक सिंपल सी बात है भाई, प्राइवेट डोमेन में एक इंडिविजुअल है, उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपको ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में वो माने या ना माने, वो उसकी कॉल है। अगर वो ज़्यादा ही गलत करेगा तो कानून अवेलेबल है, अपने आप को कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे दी जाएगी। या फिर प्राइवेट डोमेन में रहते हुए अगर वो कुछ भी करे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। पर पब्लिक डोमेन में आकर के वो अगर वायलेशन करे, कोई भी सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करे, तो फिर वहां पर उसको थोड़ा रिस्ट्रेंट बरतने की जरूरत होती है। क्यों? अगर मुझे लगे या फिर इन साइंटिस्ट को लगे कि सोलर एक्लिप्स के बाद में जो पहले का बचा हुआ खाना है उसको हमें नहीं खाना चाहिए, और यह आकर के हर किसी को इसी तरीके से बोलना शुरू कर दे, तो सोचो कितना खाना वेस्ट हो जाएगा। एक तरफ तो भुखमरी फैली हुई है, दूसरी तरफ खाना कितना वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में वहां पर स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है, ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी कि भाई हमारे यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ रहे हो आप, राइट। तो इसी तरीके से एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था, अभी आप भी वीडियोस देखते होंगे, उन वीडियोस में एक क्वेश्चन क्या था कि भाई पोर्नोग्राफी को लेकर के आपके क्या स्टेटमेंट्स हैं। एक इंडिविजुअल है, वो पोर्न देखता है, समथिंग लाइक दैट, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, क्या करोगे? तो वहाँ पर राइट टू प्रिवेसी वाला जो पॉइंट है ना, वहाँ पे कि भाई बिहाइंड द डोर्स अपनी घर की चार दीवारी में एक इंडिविजुअल कुछ भी करे, उस चीज़ को लेकर के हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि वो किसी भी कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश ना कर रहा हो, है कि नहीं। एक प्राइवेट इंडिविजुअल अपने स्पेयर में कुछ भी करे, उस पर हमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमें एक बैलेंस्ड व्यू बनाना है। तो पॉइंट यहाँ पर जो एडिटर हैं, वो राइटर हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अभी जिस तरीके की हमारे पास में रिसर्च अवेलेबल है, जिसमें हम ये मानते हैं कि जो यूरेशियन स्टेपीज हैं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड वाला एरिया है, कजाकिस्तान स्तान्स वाला एरिया, ठीक है, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, बोले यहाँ से आर्यंस इन्वेड करके आए थे लगभग 4000 साल पहले, ठीक है। और ये चीज़ अच्छे से वेल डॉक्यूमेंटेड है, सारी चीज़ों इन पे क्लियरिटी है। पर अगर यहाँ पर आप ये कह दो कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन तो थी, कोई बात नहीं, पर यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन कंटिन्यू थी, और यहाँ पर किसी ने कोई माइग्रेशन नहीं किया था सेंट्रल एशियन कंट्रीज से या यूरेशियन रीजन से, तो बोले ये अपने आप में एक वो हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं जो स्टैब्लिश साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनको आप काउंटर कर रहे हो। इसी को बोला जा रहा है शूडो साइंटिफिक अप्रोच। तो बोला शूडो साइंटिफिक अप्रोच के चलते हमें जो रैशनल थिंकिंग है उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। आप अपने मन में क्या सोचते हो दैट्स ओके, पर उस चीज़ को अगर पब्लिक पे थोपना शुरू कर दोगे तो बोला मुश्किल हो जाएगी। यही मेन चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर, मेन थीम। बोला एजुकेशन में इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके पास में पूरा साइंटिफिक रिसर्च हो, आपके पास में पूरी डिटेल अवेलेबल हो, जो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके हिसाब से पूरी रिसर्च करके आप बताओ कि हाँ जी इस तरीके से ये चीज़ हुई है, तो देखो कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल्स मिलेंगे कि हाँ वाकई में ये चीज़ सही है। पर अगर आप अपने मन से ही कर दो कि हाँ मैंने ऐसा महसूस किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मानने से थोड़ी सी गलत चीज़ हो जाएगी। ये तो फिर एग्जैक्टली वही चीज़ हो जाएगी जो रेनेसा पीरियड से पहले हुआ करता था, डार्क पीरियड जिसको बोला गया था, मेडिवल पीरियड, कि जिस टाइम पर हर चीज़ में रिलीजियन जो है वो डोमिनेंट हो गया, फिर उसके बाद में चर्च जो था वो प्रोमोट हो गया। और हमारे यहाँ पर भी इसी तरीके से चल रहा था कि मेडिवल पीरियड पे हमारे यहाँ पर सल्तनत रहा था या फिर मुगल पीरियड था। क्या सिस्टम था उसमें कि भाई हम जो गॉड है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं और गॉड ने हमें भेजा है और हम आपके लिए भलाई करेंगे जो भी करेंगे। तो मतलब गॉड का रेफरेंस लेकर के किंग ने रूल किया। और वही चीज़ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रही थी, जहाँ पर चर्च जो था वो इतना ज़्यादा एट्रोसियस हो गया था कि लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। हर चीज़ में चर्च टैक्स लेता, चर्च लेता, रूल रेगुलेशन बनाता, चर्च करता, किसी को सज़ा देनी है चर्च देता, या माफ़ी देनी है तो भी उसमें चर्च का इन्वॉल्वमेंट होता, हर चीज़ में चर्च। और जबकि चर्च की रियलिटी जब निकलनी शुरू हुई कि चर्च के अंदर जो बिशप्स हैं या फिर जो भी आप कहोगे पोप हैं, उनकी क्या लग्जूरियस लाइफ थी, क्या लाइफ जी रहे थे वो लोग, ठीक है। तो एक तरीके की करप्ट इशू आ रहा था, मतलब कि बाहर तो वो किस तरीके का बिहेवियर और अंदर अपनी खुद की एक्टिविटीज़ कैसी थी। तो इन चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया था जब साइंस ने अपनी अप्रोच बनाई थी, जब साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट होना शुरू हो गया था, मॉडर्न मैन के बारे में पता पड़ना शुरू हो गया था कि वाकई में इन सारी चीज़ों को करने से पहले हमें रैशनैलिटी पर जाना होगा।
दैट मीन्स भगवान को अगर पाना है तो चर्च के बिना भी भगवान को पाया जा सकता है। तभी तो मार्टिन लूथर किंग को आज हम याद करते हैं, राइट? ये वो रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने साइंटिफिक टेम्पर्स को प्रमोट करवाया रिलीजियस सेंटिमेंट्स में। तो बोले इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ देखो इसमें बताई जा रही है। मेन जो थीम है वो मेन आपको मैंने समझा दी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अनपैकिंग ग्रोथ। देखो इस आर्टिकल को लिखा गया है जहांगीर अजीज के द्वारा। बजट का ही मुद्दा है, कंटिन्यू वही हो रहा है। तो देखो बात ऐसी है कि अभी बजट आ गया, सरकार के सामने क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं वो जानेंगे। आपको पता ही है सरकार ने फोकस किस पे किया है? कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। पर क्या सरकार के पास में इतना स्पेस है कि सरकार पैसा खर्च कर पाएगी? फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 6.9% है। वैसे तो बोलने को सरकार ने ये कहा है कि हम 0.5% तक और रिड्यूस कर देंगे, तो इस फिस्कल ईयर में जहाँ तक है 6.4% तक फिस्कल डेफिसिट को लेके आ जाएंगे। पर फिर भी अगर देखी जाए तो फिस्कल डेफिसिट या फिर हम जिसको बोरोइंग बोलते हैं वो कोई कम नहीं है। अगर हम जनरल गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट देखें, जनरल गवर्नमेंट का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला दे टोटल, तो जीडीपी का कितना परसेंट फिस्कल डेफिसिट के तौर पे चल रहा है? लगभग 11.5%। अब इसको आने वाले एक साल में 0.5% रिड्यूस करने की बात की जा रही है, तो आप कहां तक लेके आ जाओगे? 11% तक। बोले ये कम नहीं होता है। इसके ऊपर आपको उधारी ली है ना आपने, तो उधार लेने के लिए सबसे पहली चीज तो आपने मार्केट में बॉन्ड रिलीज कर रखे हैं। बॉन्ड रिलीज कर रखे हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया है, पैसा आप यूज करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं? तो सबसे पहला मुद्दा तो ये। दूसरा, जब ये क्लियर हो गया है कि सरकार मार्केट से बोरोइंग करेगी फिर उसके बाद में रिटर्न करेगी, तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अट्रैक्टेड फील करेंगे। और दूसरी चीज़, बॉन्ड मार्केट में जब कंपटीशन आएगा तो उससे बॉन्ड यील्डिंग राइज होगी, तो इससे भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लोड बढ़ेगा। तो बोले इन चीज़ों को हमें थोड़ी बारीकी से समझना होगा कि सरकार के पास में अगर हम देखें तो इफेक्टिव मैनर में सरकार के पास में केवल 1.5% ऑफ जीडीपी का ही स्कोप बचेगा। वो भी कहाँ से निकालेगी सरकार? कि प्राइवेट जो नेट सेविंग है। जैसे प्राइवेट नेट सेविंग कौन हो गई? हमारे पास में जैसे घरों में जो पैसा बचा है वो हमने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, या वो इन्वेस्ट कर दिया, या फॉरेन कंट्रीज से कोई उधार ले लिया। तो सवाल ये है कि सरकार की जो उधार की अभी ज़रूरत है, बोरोइंग जो है सरकार की, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यू है, सरकार के पास में रेवेन्यू आ रही है पर रेवेन्यू डेफिसिट भी कम नहीं है उस केस में, तो सरकार को अपने वो खर्चे फुलफिल करने के चक्कर में अभी अपने पास में पैसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो उधार तो लेना पड़ेगा। तो 1% ऑफ जीडीपी तो है वो तो उधार ले लेगी सरकार इंडियन मार्केट से, पर बचा हुआ 0.5% कहाँ से लेना पड़ेगा? फॉरेन बोरोइंग करनी पड़ेगी। अब एक तरफ तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हो गया? हम नुकसान में है, इसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो बोले ये जो चीज़ है हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर इन सारी परिस्थितियों में देखें कि गवर्नमेंट को डोमेस्टिक मार्केट से भी पैसा लेना है, फॉरेन मार्केट से भी इन्वेस्ट करवाना है, या उधार लेना पड़ रहा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा बना हुआ है। अच्छा खासा का मतलब वैसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ गवर्नमेंट हमारे देश की अगर हाल देखें तो अगर जीडीपी के 2.5% से 2.5% के अंदर अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ना, तब तो देखो सरकार को प्रॉब्लम आती नहीं है। पर अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% ऑफ जीडीपी से राइज हो जाए, दैट मीन्स हमारे इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा हो जाएं, या फिर इंपोर्ट पे जो हम पैसा पे करते हैं वो इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है जितना कि हमारे नुकसान की अगर बात करें तो वो जीडीपी के 2.5% से ज़्यादा निकल जाए, तो फिर सरकार के लिए देखो मुश्किलें हो जाती हैं। तो इस केस में करंट अकाउंट डेफिसिट अभी की परिस्थितियां देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक करेंसी को अप्रिशिएट करना और डेप्रिशिएट करना। जैसे मान लो आज के टाइम पे यूएसए के फेडरल रिजर्व ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं? अभी की सिचुएशन क्या है कि हम तो भाई इंटरेस्ट रेट को राइज करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे तो भाई डॉलर्स तो हैं उनकी तो कमी आएगी मार्केट में, और आपको मैंने बता रखा है जिस चीज़ की क्वांटिटी मार्केट में कम है उस चीज़ की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब वैल्यू डॉलर की बढ़ गई, और दूसरी तरफ आरबीआई जो है वो अगर मान लो कॉम्पिटिटिव स्टांस अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू रखे तो मार्केट में रुपए की क्वांटिटी है वो बढ़ी रहेगी,
और जो क्वांटिटी बढ़ी हुई है तो इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इस केस में डॉलर के कंपेरिजन में रुपया क्या हो गया, डाउन गया कि नहीं। तो ऐसे में जो करेंसी डेप्रीशिएशन है वो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब $1 के कंपैरिजन में हमें बहुत ज़्यादा रुपया पे करना पड़ेगा। इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ गया। चाहे आज के टाइम पे हमारे ऊपर $1 का अगर कर्जा है तो $1 का मतलब अभी हमारे ऊपर कर्जा मान के चलो ₹75। और अगर करेंसी डेप्रीशिएट होकर के मान लो कि $1 बराबर ₹80 हो गया तो कर्जा तो $1 ही है पर हमारे ऊपर लोड ₹80 का आ गया। तो ये चीज कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान वाली हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटेटिव मैनर में भी हमें सोचना पड़ेगा। अब सरकार को एक तरफ तो पैसे की जरूरत है, दूसरी तरफ आरबीआई को इन्फ्लेशन टैकल करना है, और तीसरी तरफ जो है वो इस तरीके से करेंसी डेप्रीशिएट होती चली जा रही है। तो इस केस में बहुत ही ज़्यादा टाइट रॉप वॉक है गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के लिए कि भाई कैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रही है ना, उसके लिए सरकार को उधार लेना पड़ेगा। और सरकार उधार कब ले पाएगी, जब सरकार बॉन्ड रिलीज करेगी। अब उन बॉन्ड्स को या तो आरबीआई लेगा और फिर गवर्नमेंट को पैसा देगा, या फिर मार्केट में बॉन्ड रिलीज किए जाएंगे तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और सरकार के पास पैसा जाएगा और हमें बॉन्ड मिलेगा। अब अगर हमारे पास में बॉन्ड रिलीज होते हैं तो देखो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है अभी तक, जिसको हम बोल रहे हैं बॉन्ड यील्ड जो है वो राइज पे चल रहा है। तो ऐसे में सरकार पे लोड बहुत सारा है। तो ऐसे में अभी हम देखें हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें ज़्यादा फोकस प्राइवेट की बजाय पब्लिक पे ज़्यादा है। मतलब देखो सीधी सी बात है, एक लिमिट होती है कुछ सालों तक, 1 साल 2 साल तक अगर देखें सरकार अगर डायरेक्टली अपना रोल प्ले करती है इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए तब तक तो देखो ठीक बात है, पर अल्टीमेटली अगर देखें तो प्राइवेट फोर्सेस को ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, आज अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो पब्लिक सेक्टर ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। आपको ये चीज़ पहले भी हमने बातों बातों में देख ली थी कि हमारे देश में जो हालात ख़राब हैं उसके पीछे 3 बैक टू बैक शॉक्स हैं। पहला तो था डिमोनेटाइजेशन, दूसरा था जीएसटी, और तीसरा पैंडेमिक ने हालत ख़राब कर दी। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से जो हाल ख़राब हैं उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है, एसएमईज को, जो स्मॉल एंड मीडियम, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको, जो कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार क्रिएट करते हैं। अब पब्लिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर आप करोगे तो वो पैसा तो आप मार्केट में फेंक दोगे, पर क्या रोजगार उतना बन पाएगा? आपको ध्यान है, जहाँ तक मैंने बता दिया पहले भी, अभी बता देता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट देती है जनरली, 14%। अगर 100 रोजगार तैयार हो रहे हैं ना हमारे देश में, उनमें से 14 रोजगार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें 5% तो दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और बचे हुए 9% दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। बचे हुए 86% जो रोजगार हैं वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो इस केस में प्राइवेट सेक्टर को क्राउड इन करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, आज केवल इकोनॉमिक ग्रोथ ही ज़रूरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़रूरी है। तो इस केस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट तो कर दोगे पर रोजगार नहीं बनेंगे तो मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि जो बैक टू बैक शॉक्स हैं उनसे हम उभरना चाहें तो उसके लिए हमें काम करना होगा, एसएमईज को प्रमोशन मिलनी ज़रूरी है। एसएमईज अभी जो जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो गारंटी स्कीम है ECLGS, अब इसमें 5 लाख करोड़ तक का प्रोविज़न तो कर रखा है कि एमएसएमईज को 5 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, है ना, और इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है 2023 एंड तक। पर सवाल ये है कि केवल उधार देने से ही काम चल जाएगा क्या? आज की परिस्थिति, उधार देंगे तो ये भी लोड बैंकों को ही उठाने पड़ेगा। सरकार ने क्या किया ये सवाल है। तो इसके लिए काम क्या हो कि एसएमई सेक्टर के लिए और ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। ठीक है, सेकेंडरी रीजन क्या है, सरकार, पहला कारण तो आपको समझ में आ गया कि क्या चैलेंज रहने वाला है, अच्छे से डिटेल में समझा हमने कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी ज़रूरी है, केवल पैसा खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही नहीं होता। एसएमई सेक्टर जो कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, उसको सपोर्ट दो। दूसरा, सरकार पैसा खर्च करने की बात तो कर रही है, पर क्या सरकार को ये ध्यान नहीं है कि उनके ऊपर कर्जा कितना है? जीडीपी का 90% तक का कर्जा चल रहा है सरकार के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको मिला करके ओवरऑल। तो इतना कर्जा है तो आप जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हो उसको तो कितना हिस्सा तो आप ब्याज ब्याज में पे कर रहे हो।
तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। बॉन्ड रिलीज करोगे तो बॉन्ड भी फिर सेंट्रल बैंक को ही मजबूरन खरीदना पड़ेगा। तो फिर आपने तो घर ही घर में अपने हिसाब से कर दिया कि हाँ हमने ही बॉन्ड रिलीज किए और हमने ही पैसा ले लिया और हमने ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी। बट जब तक एक प्रॉपर जो एक फ्लो होना चाहिए मार्केट में वो नहीं बनेगा तो फिर कहाँ से तो सरकार को ये डेट रिकवरी अपनी प्रॉपर करने में पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। कारण कि इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म करेगी तभी तो सरकार के पास में टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगी, तभी सरकार अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो पे कर पाएगी और दूसरा अगर देखें तो जो कर्जा है वो टैकल कर पाएगी। तो ऐसे में ये दो चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और डेट। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सरकार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करती है तो सरकार के लिए रास्ता कोई आसान नहीं है। इसके आगे बताया जा रहा है बोरोइंग्स है। अभी आप देख सकते हो कि इस साल की जितनी बोरोइंग सरकार के द्वारा की गई है वो 10.5 ट्रिलियन रुपीज़ है, उसको बढ़ा करके अभी बोरोइंग 14.2 ट्रिलियन तक कर दी। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि डिसइन्वेस्टमेंट पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर अब की बार आपको पता है गवर्नमेंट ने पिछली साल का जो बजट था उसमें तो 1.75 लाख करोड़ तक का डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की थी। अब की बार तो 65 या 68 करोड़ के लगभग ही, 68,000 करोड़ के लगभग ही बोल के छोड़ दिया कि इतना ही डिसइन्वेस्ट करेंगे। उसके पीछे हमने कारण भी देखे थे कि सरकारी एसेट्स को बेच करके सरकार अपना नाम खराब नहीं होने देना चाहती, क्योंकि एक तो चुनाव भी है, दूसरी चीज़ अभी यूपी और बिहार में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए हैं स्टूडेंट्स ने कि भाई आप रोज़गार बनाने का नाम देते हो, रोज़गार बनते नहीं है, तो वो सारे कारण हैं। ठीक है ना। फेडरल रिजर्व वाला मुद्दा ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट राइज कर रहे हैं, तो आरबीआई पे भी दबाव है कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए अब पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा ग्रोस टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू है, वो बेशक राइज हुई है पर सरकार के ऊपर कर्जा ही इतना है, ब्याज देने में ही सरकार का हाल ख़राब हो रहा है। तो इस केस में जो भी डेफिसिट्स हैं या जो भी डेट है या ड्यूटीज़ है, ऑब्लिगेशंस हैं, उन चीज़ों को करेक्ट करना सरकार के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। रही सही में क्रूड ऑयल जिसके लिए हम हमारी डिमांड का 85% हम इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम फॉरेन मार्केट पे डिपेंडेंट है। तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज आपको पता ही है कितने ज़्यादा बिगड़े पड़े हैं, है ना। कल जाकर के वो ओपीईसी प्लस कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम थोड़ा सा ऑयल प्रोडक्शन को राइज कर देंगे, पर वो भी अचानक से नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो वो भी अपने आप में हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर राइज होता है तो महंगाई वैसे बढ़ जाएगी, तो वो और चैलेंज हो जाएगा। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा हुआ है, और बजट में जो भी बातें कही गई हैं उसमें मेन फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। तो सवाल ये है कि सस्टेनेबिलिटी आप कैसे इंश्योर करोगे। सस्टेन तो इकोनॉमी तब करेगी जब प्राइवेट सेक्टर क्राउड इन होगा। ठीक है। अब मान लो आरबीआई को बॉन्ड इशू करके और सरकार ने पैसे ले भी लिए, तो फिर जो पैसा है वो तो सरकार ने ले लिया, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या स्पेस रह जाएगा, वो कहाँ से उधार लेंगे। और अगर प्राइवेट सेक्टर उधार नहीं लेगा तो फिर वो इन्वेस्ट कैसे करेगा। तो ये है मुद्दा, पेचीदगियाँ बहुत हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो अभी तक हमने जो प्रीवियस डिस्कशंस थे ना उनमें तो सारी की सारी पॉजिटिव बातें देखी थी। आज हमने थोड़ी सी नेगेटिव बातों के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया है, जिसमें हमारा 1.2 पॉइंट तो यहाँ पे आ गए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना ज़्यादा रिस्क है सरकार के सामने। इसके आगे चलते हैं। अब वो इन नेगेटिव पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हुए इस आर्टिकल में भी कुछ पॉइंट्स पिक करते हैं। यहाँ पर इनइक्वालिटी ड्रैग इसको बता रहे हैं ये कि अभी भी असमानताएं कंटिन्यू है और बजट में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। अश्विनी देशपांडे जी का लिखा हुआ आर्टिकल है। तो डिजिटल, ग्रीन, क्लाइमेट, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी टर्मिनोलॉजी पे बोले बहुत ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी बड़ा ध्यान दिया गया है, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। बट राइटर जो हैं वो एक तो कंसर्न शो करना चाह रही है अपना नरेगा को लेकर के, जो हम पहले देख चुके हैं कि नरेगा के लिए अलोकेशन जितना होना चाहिए उतना अलोकेशन नहीं हुआ। इवन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स 98,000 करोड़ का जो रहा, उसके कंपैरिजन में अभी इस बजट में मनरेगा के लिए कितना बजट अलोकेट किया है, 73,000 करोड़। बोले ये ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है, जो कि जॉब क्रिएशन का काम कर रही है। इसके अलावा सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एयर पॉल्यूशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए बजट में ज़्यादा अलोकेशन नहीं किया गया है। पिछले साल की अगर बात करें, ठीक है, पिछले साल की अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में 44% के लगभग ही बजटरी अलोकेशन किया गया है वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लिए।
जो कि अपने आप में मतलब ये सॉरी इसको करेक्ट कर लो, पिछले साल का जो बजटरी एलोकेशन था ना, किसके लिए, वो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, उसमें से केवल 44% ही खर्चा किया गया। इसका मतलब कि पहली चीज़ तो आप अलोकेट कम करते हो, और दूसरी चीज़ अलोकेशन के बाद में भी जो पैसा है वो बहुत कम खर्च किया जाता है। तो बोले ये चीज़ कहीं ना कहीं चैलेंजेस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एयर पोल्यूशन, इनको भी टैकल करने की ज़रूरत थी, पर इन पर बजट ने फोकस नहीं किया। फिर आ जाओ इकोनॉमिक, पेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही हैं, एक तो सक्षम आंगनवाड़ी और एक पोषण 2.0। बोले इनके लिए बजटरी एलोकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। जहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, औरतों के लिए ज़्यादा फोकस में रखी जाती है जिन पर बातें। फिर आ जाओ एजुकेशन की बात। एजुकेशन में डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई है बजट में। बोला बजट में 2021-22 का जो बजट था उसमें 645 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, और अब आप ई लर्निंग को और प्रमोट करना चाहते हो, जबकि आपने बजटरी एलोकेशन पिछले बजटरी एलोकेशन के कंपैरिजन में कम किया है। कितना, केवल 421 करोड़ रुपए। तो बोला एक तरफ तो आप किसी चीज़ को इंक्रीज करना चाहते हो और दूसरी तरफ उसी के लिए बजट कम इशू करते हो। हेल्थ वाला हम देख ही चुके हैं कि पेंडेमिक ने जितना बुरा तरीके से हिला के रखा है पूरी इकोनॉमी को, उसके बावजूद हमने बजटरी एलोकेशन हेल्थ के लिए कितना कर रखा है, 1.5% से भी कम। ठीक है, 1.5% से भी कम जीडीपी का। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एमएसएमई की बात करते हैं। एमएसएमई की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको आपने 1 साल एक्सटेंड कर दिया, पर उसमें तो केवल बैंकों का ही रोल रह जाता है। आप क्या कर सकते हो, इसके लिए डायरेक्ट कैश या फिर कैश इन काइंड ट्रांसफर करने की जरूरत है इनफॉर्मल सेक्टर को, क्योंकि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है और अब ये पेंडेमिक आया है, सबसे ज़्यादा हिट ही किसको किया है, इनफॉर्मल सेक्टर को। और इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे यहाँ पर मोर देन 85% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं राइटर के द्वारा कंसर्निंग। अब चलते हैं आगे। ये वाला जो आर्टिकल है गेटिंग द फिस्कल स्टोरी राइट, देखो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है पिनाकी चक्रवर्ती जी के द्वारा कि सरकार के द्वारा जो अभी सिस्टम जो तैयार किया गया है, जिसमें सरकार जो ग्रांट देती है या जो रेवेन्यू सपोर्ट देती है स्टेट्स को, उसकी बजाय स्टेट्स को 1 साल 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात कही है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने की ज़रूरत है हमें। कल का हमारा डिस्कशन था, कल या परसों का, जिसमें हमने देखा था कि तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था कि सरकार ने अब की बार धोखा किया है स्टेट्स के साथ में, कि जो ग्रांट के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब की बार कन्वर्ट कर दिया किस में, एक तरीके से लोन में। तो वो लोन में कन्वर्ट किया गया, तो बोलो स्टेट्स के साथ में धोखा है। पर इस चीज़ को यहाँ पर राइटर हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे दो आर्ग्यूमेंट्स है। पहला कि सरकारों पर, जो राज्य सरकारें हैं, बोलो उन पर कर्जा इतना ज़्यादा है कि वो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने पे ज़्यादा फोकस करती अगर ये पैसा ऐसे कि ऐसे दे दिया जाता तो। अब रेवेन्यू डेफिसिट में तो वो क्या करती, या तो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी जो ड्यू चल रही है वो पे कर दी, पेंशन थी वो पे कर दी, है ना। बट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस किस पे है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, कि कैसे भी करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए और इसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग मिले। तो इसके लिए बोले 50 साल के लिए ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन है 1 लाख करोड़ रुपए का, तो बोलो उसको इसीलिए दिया गया है कि राज्य सरकारें उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करें, ना कि रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकारों के यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स कलेक्शन तो पहले ही कम हो रही, सही में राज्य सरकारें जो हैं वो पॉपुलेस ज़्यादा होती चली जाती हैं। तो इस केस में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहती है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेवेन्यू डेफिसिट की बजाय कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। तो इसको कन्वर्ट कर दिया किसके लिए, कि भाई आपको लोन दिया जा रहा है, तो लोन देने का मतलब क्या हो गया कि उनको फिर अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। दूसरा कारण 2021-22 की जो अभी फिस्कल ईयर चल रहा है अभी, है ना, उसमें लगभग 13 स्टेट से उनके अकाउंट्स की जब रिपोर्ट ली गई तो पता पड़ा कि वहाँ पर
फिस्कल रिस्क रिडक्शन जो है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो सरकार। मतलब ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो अच्छा खासा बना हुआ है, वही चीज़ आ रही है। मतलब घुमा फिरा के मैंने दोनों पॉइंट्स एक साथ मर्जी कर दी है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि पैसा जो दिया जाए सरकार के द्वारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाए, ना कि रेवेन्यू को करेक्ट कर, रेवेन्यू डेफिसिट या फिर रेवेन्यू का जो प्रॉब्लम हो उसको करेक्ट करने के लिए दिया जाए। दूसरा, सरकार ने जो पैसा दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1 लाख करोड़ का, ये 50 साल तक का जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, बोलो वो प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना में कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया है। मेन फोकस उस पर भी रहा है, जिससे कि शहरों गांवों में रोजगार क्रिएट किए जा सकें, ठीक है। ये चीज़ बताई जा रही है। बाकी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है, एक ये चीज़ ये कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसके अंडर में अभी बजट में एस्टिमेटेड देखें तो लगभग 3.83 लाख करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है, ठीक है। ये दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो बोले ये भी कम नहीं है अपने आप में, इसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो सही है, कोई इशू है नहीं, ये चीज़ बताई जा रही है। सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इनका डिफरेंस मैंने बताया था। सेंट्रल सेक्टर का मतलब हो गया एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग दी जाएगी, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करके उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमें देखना था, देख लिया हमने। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।